रूस यूक्रेन में भीषण युद्ध के कारण अपने को सुरक्षित रखते हुए मजीद मोहल्ला बहादुरगढ़ निवासी विशु रोहिल्ला ने की घर वापसी। पूरे परिवार, रिश्तेदारों, मित्रों में खुशी का माहौल। इस वक्त मेरे सामने है वो शख्सियत जो यूक्रेन से जो पढ़ाई के लिए गए थे, लेकिन युद्ध होने के कारण से जो रूस है किया हुआ यूक्रेन के ऊपर, और वहीं से आए हमारे बहादुरगढ़ के एक नन्हे मुन्ने बच्चे ही कहूंगा मैं। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम विशु रोहिल्ला है। आपका जी? विशु जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे आप वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए गए, बहुत देशों से जाते हैं दूसरे देशों के अंदर बच्चे पढ़ने के लिए, लेकिन जो ये युद्ध हुआ है रूस का और यूक्रेन का, जो बाहर के बच्चे वहाँ पे गए थे उनके ऊपर एक अलग से दबाव होता है, क्योंकि ना तो उनका वो देश होता है, ना वो वहाँ पे कुछ इतना जानते हैं, क्योंकि उनका जो रहना है वो सिर्फ कॉलेज या जो जहाँ पे उनका जो लिया हुआ है भाई रात को रुकना है, उससे अलावा वो कहीं इधर उधर ज़्यादा नहीं जाते। कितना एक आपके ऊपर दबाव सा महसूस हुआ होगा जिस टाइम ये युद्ध शुरू हो गया और जगह जगह पे मिसाइलों से हमला हो रहा था। और मैंने तो ये भी सुना है कि जो भारतीय जो यहाँ से बच्चे पढ़ने के लिए गए थे उनके साथ कुछ ज़्यादा ही दबाव भी बनाया गया। क्या कहना चाहेंगे आप उस बारे में? जब लड़ाई स्टार्ट हुई थी, जब 24 तारीख को सुबह लड़ाई स्टार्ट हुई थी जी, तब बाहर बहुत ज्यादा शोर मच गया था। एकदम से बाहर भागने लग गए थे लोग। बाहर क्या हो रहा था समझ ही नहीं आ रहा था। फिर न्यूज चैनल में देखा, फिर पता लगा कि हाँ लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई की बात बहुत दिनों से चल रही थी, पर वहाँ के लोगों से बात हुई, वहाँ के लोग कह रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ऐसा कई बार हो चुका है, इतनी लड़ाई नहीं होगी। पर फिर भी लड़ाई हुई। तो फिर वहाँ के लोगों से पता लगा, फिर बातचीत करी तो वो कहते कि अब इंडिया जाना पड़ेगा। इंडिया से जो इवैक्यूएशन फ्लाइट्स थी तो वो अरेंज नहीं हो रही थी, तो तब तक हमें वो कहते कि तुम्हें बेसमेंट में रुकना पड़ेगा, अपने बेसमेंट में रहो। हर बिल्डिंग जो हमारा जो फ्लैट की बिल्डिंग थी जी, उसके बेसमेंट, उसके बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर के नीचे बेसमेंट बना हुआ था जो बॉम्ब प्रूफ था। वहाँ पे हमने 4-5 दिन गुजारे। बहुत वहाँ पे नीचे कच्चा फर्श था, कोई ऐसे भी नहीं था, बिल्कुल खाली एरिया बना हुआ था। उस पर हमने कारपेट बिछा के, उस पर चादर ओढ़ के, और फिर हमने वहाँ पे 4-5 दिन गुजारे। वहाँ पे ठंड भी बहुत थी, रात को ठंड लगा करती थी, पर रहना जरूरी था क्योंकि बाहर का पता नहीं था कि कब कहाँ पे बॉम्ब गिर जाए। मैं सबसे ऊपर आ करता था तो मेरे को और ज्यादा डर था कि कहीं मेरे ऊपर ही ना गिर जाए। तो बाहर सामान वगैरह की बहुत भीड़ लगने लगी वहाँ पे। जैसे सामान लोग इकट्ठा करने लग गए तो सामान मिलना बहुत मुश्किल हो गया। थोड़े दिनों में सामान खत्म होने लग गया वहाँ पर, तो थोड़ी दिक्कत आने लगी थी। जैसे पानी वगैरह बाहर, वहाँ पानी घर में नहीं पी सकते, पानी बाहर से लाना पड़ता है। ये वजह क्या है जी घर में नहीं पी सकते? घर में इसलिए नहीं पी सकते क्योंकि घर में वो जो पानी आता है उसमें नमक बहुत ज्यादा होता है। तो वहाँ जगह जगह मशीनें लगी हुई हैं, उसमें आप पैसे डालो और अपनी बोतल लगाओ, उसमें पानी भरो, वो पीने का पानी देते हैं। अच्छा, युद्ध के टाइम में जब आप बंकरों में चले आते थे या अपने सुरक्षित स्थानों पर चले आते थे, खाने पीने का कैसे करते थे? फिर खाने पीने का हम जब जैसे पहले तो जब बाहर शेल्स गिरने लग जाते थे तब तो हम सारे नीचे भाग जाया करते थे जी। फिर काफी देर तक चलते रहते। फिर शाम के टाइम थोड़ा होता था कि आधा घंटा 1 घंटा बंद हो जाते थे। फिर हम थोड़ा हिम्मत करके ऊपर जाते थे और फिर खाना बना के लेके आया करते थे, और फिर वो भी हम नीचे ही खाया करते थे क्योंकि कब नहीं, कुछ भी नहीं पता था कि कब क्या हो जाए। बाहर देखा करते थे तो रात को आसमान लाल 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 दिखा करता था वहाँ पे। तो ऐसे ही 4-5 दिन हमने निकाले। फिर बहुत मतलब दिक्कत आने लगी, डर लगने लग गया। मेरे साथ जो थे वो भी डरने लग गए। एक सारे यूं सहमे बैठे रहा करते थे, रोने भी लग जाया करते थे कहीं तो कि क्या पता क्या होगा आगे, और जब अपने इंडिया वापस आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। फिर हमने कोशिश करी कि हम वहाँ से जो ट्रेन है वो ट्रेन पकड़ के हम देश की दूसरी तरफ चले जाएं। तो पहले तो ट्रेन पकड़ी नहीं गई क्योंकि ट्रेन पे बहुत भीड़ हो गई थी, क्योंकि वहाँ पे इंडिया के लोग थे, ईरान, इराक थे, इजिप्ट, मोरक्को, बहुत देशों के लोग आए थे वहाँ पे। और वहाँ के जो अपने यूक्रेन के लोग थे वो सारे भागने को निकले हुए थे। वहाँ पे बहुत भीड़ लगा करती थी। तो पहले दिन तो जाया ही नहीं गया हमसे, वहाँ पे हम फंस गए वहाँ पे। तो फिर अगले दिन हमने फिर सवेरे सवेरे कोशिश करी हम जाने के लिए भी, ना हम पे वहाँ पे कोई गाड़ी थी ना कुछ था, तो हम पैदल ही रोड पे निकले, ना टैक्सी हो रही थी कुछ भी। तो हम 20-25 किलोमीटर हम पैदल चल के गए वहाँ पे, और बाहर आवाज आ रही थी, पता नहीं लग रहा था कब क्या हो जाएगा। बहुत ज्यादा शोर मचा हुआ था बाहर, कहीं पे कभी कहीं पे बॉम्ब गिर रहा था, कभी कहीं पे बॉम्ब गिर रहा था। फिर भी हम छुप छुपा के नीचे जैसे पुल है, पुल वगैरह के नीचे से जाके हम रेलवे स्टेशन तक पहुंचे। रेलवे स्टेशन पे पहुंचे तो रेलवे स्टेशन पे भीड़ बहुत ज्यादा थी, वहाँ पे बहुत ही लोग इकट्ठे हो रखे थे। कम से कम भी वहाँ लगाओ आपकी 600-700 मीटर बाहर
पूरा ग्रुप इकट्ठा हो रखा था जो अंदर धक्के मारे जा रहा था कि हमें अंदर ट्रेन पे चढ़ाओ, ट्रेन पे चढ़ाओ, ट्रेन पे चढ़ाओ। तो वहां पे हम 2-3 घंटे हमें ट्रेन पे चढ़ने पे ही लग गए और बहुत मुश्किल से ट्रेन पे चढ़े, धक्का मुक्की के अंदर आपने फिर भी सफर किया। मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे कि आपके परिवार से एक सदस्य यूक्रेन के अंदर था, वहां पे युद्ध हो चुका था, इंडिया के अंदर क्या महसूस करते थे यहाँ के जो उनके माता पिता हैं, भाई बहन है या अन्य जो मतलब रिश्तेदार है, क्योंकि एक युद्ध बहुत भयंकर स्थिति होती है। सब टेंशन में थे, सबके फोन आ रहे थे हाँ जी, कि भैया कैसा है, कब तक आएगा, उसको फ्लाइट मिली कि नहीं मिली, ट्रेन में बैठा कि नहीं बैठा, सारे दिन सबके फोन चलते रहते थे। जब ये इंडिया पहुंच चुके तब तो राहत की सांस आपने ली होगी। हाँ। एक चीज मैं आपसे जानना और चाहूंगा, इंडिया की तरफ से जैसे कि वहां से निकालना था यूक्रेन से, युद्ध की जगह थी, ज्यादा खतरा बढ़ा हुआ था, भारतीय मतलब कि आपकी तरफ निकालने के लिए क्या मदद कर रहे थे? भारतीय हमें पहले तो उन्होंने बताया कि कहाँ से कहाँ, उन्होंने अलग अलग बॉर्डर खोल दिए थे जो देश की दूसरी तरफ, जैसे पोलैंड का बॉर्डर था, हंगरी का बॉर्डर और रोमानिया के बॉर्डर थे, वो इंडियंस के लिए खोल दिए गए थे कि वो जहाँ वो जा सकते हैं वहाँ पे, और उनको बिना पासपोर्ट भी नहीं चाहिए, ना कोई वीजा चाहिए, सिर्फ वहाँ जाओ, अपना सामान लेके जाओ, और वहाँ वो सब कुछ प्रोवाइड कर रहे थे। तो मैं गया था, मैं खारकिव में था और मैं खारकिव से रोमानिया गया था। रोमानिया वहाँ से 1500 किलोमीटर दूर था, तो मेरे को 1500 किलोमीटर की मैं जो रास्ता था वो मैंने ट्रेन में पार करा था। और वहाँ रोमानिया पहुँच के वहाँ पे बहुत अच्छा इंतजाम करा हुआ था भारत सरकार ने। वहाँ पे उन्होंने बिल्कुल ही 1-1.5 घंटे के अंदर मेरे को बॉर्डर क्रॉस करवाया, वहाँ पे ना कोई दिक्कत हुई। आगे जाके उन्होंने मेरे को खाना प्रोवाइड करा, खाना हो गया, वहाँ रहने के कपड़े वगैरह हो गए, बाकी जो जरूरत का सामान था सारा उन्होंने दिया मेरे को। और फिर वहाँ शेल्टर कैंप्स बनाए हुए थे बच्चों के लिए, जिसमें बच्चे इकट्ठे करे हुए थे। हाँ जी। उस शेल्टर कैंप्स में फिर 2-3 दिन रखा, वहाँ पे भी सहूलियत बहुत अच्छी थी। बहुत वहाँ के लोग जो लोग थे रोमानिया के, उन्होंने बहुत मदद करी हमारी। वो सारे इंडियन एम्बेसी ने भेजे हुए थे जो बच्चे थे, जो वहाँ लोग थे जो काम कर रहे थे हमारे लिए। क्या आप भारत सरकार से ये उम्मीद करेंगे कि आने वाले टाइम में इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां यहीं पे बना दी जाएं, जिससे कि यहाँ के बच्चों को बाहर जाके इसी तरह के किसी खतरे से जूझना ना पड़े? हाँ जी, मैं चाहता हूँ कि अगर इंडिया में बने तो इतने सारे बच्चों को बाहर जाना ही ना पड़े, इंडिया में ही सबकी एडमिशन हो जाए, क्योंकि देश छोड़ के कोई भी नहीं जाना चाहता। सब चाहते हैं कि अपने घर वालों के पास ही रहें, पर इंडिया में इतनी सहूलियत अभी है नहीं, इतने ज्यादा कॉलेज अभी खुले नहीं है कि सबको एडमिशन मिल जाए। तो मैं चाहता हूँ कि हाँ। देखो, ये थे हमारे सामने विशु रोहिला जी, जिन्होंने यूक्रेन से उस बमबारी के बीच में भी अपना वक्त गुजारा है, जहां पे बम भी नहीं जानता कि कौन हिंदुस्तानी है, कौन पाकिस्तानी है, कोई फ्रांस का है, जर्मन जापान का है, क्योंकि उसका एक ही लक्ष्य होता है कि जहां फटे वहां पे मौत ही मौत बिखेर दे। इस साइड में है विशु की फैमिली के सदस्य, और अब मैं जानना चाहूंगा इन्हीं से, विशु के यहाँ पे इंडिया में कुशल वापस लौटने पे कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा है, बहुत खुश हो रहे हैं सब, सारे फैमिली मेंबर सब बहुत खुश है जी। जो कितने दिनों से 10 दिनों की टेंशन थी वो खत्म हो गई, खत्म हुई है। हाँ जी, बहुत सब बहुत खुश हो रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। जब विशु आपके घर पे यहाँ पे आए, खुशी का माहौल था, क्या आपने विशु की मनपसंद कोई ऐसी चीज बनाई जो विशु को बहुत पसंद थी, क्योंकि यूक्रेन दूर था? हाँ, अभी हम इसकी मौसी के घर उतरे थे, वो एयरपोर्ट के बिल्कुल पास है। हाँ तो उन्होंने इसके मनपसंद खाना बनाया हुआ था, इसकी फेवरेट दाल मखनी, केक, अच्छा, कई चीजें बनाई हुई थी। आगे यहाँ पर ये अपनी दादी के घर आया, यहाँ पे भी खूब खातिर हो रही है इसकी। यहाँ पे सभी में खुशी का माहौल है, खुशी का माहौल है, सब जगह खुशी का माहौल है। ये बस अपना बच्चा एक इतने मतलब गंदे पीरियड से निकलकर घर वापस आया है। हाँ जी, सब बहुत खुश है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि इतनी खुशी का माहौल, आपका अपना पारिवारिक सदस्य बहुत ही हंसता खेलता यहाँ तक आया? देखो, खुशी तो है ही, और इससे बढ़ के ज्यादा कुछ हो भी नहीं सकता। हाँ जी। 10 दिन हमें पता है कैसे हमने यहाँ पे बिताए हैं। न्यूज चैनल देख देख के वहाँ पे स्टूडेंट जो फंसे हुए थे, इंडियंस थे, उनकी वीडियो आती थी तो हम देखते थे, क्या पता विशु का भी कोई वीडियो हो वहाँ पे। हाँ जी। तो एक टेंशन थी जो मतलब कल इसको देख के एयरपोर्ट पे एकदम से रिलीज हुई है, वो बता नहीं सकते, वो मतलब शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। आप क्या कहना चाहोगे जी? एयरपोर्ट पे जैसे ही इंडिया के एयरपोर्ट पे कदम रखा विशु ने, आपके दिल की धड़कनें भी शायद तेज हो गई होंगी कि हमारा अपना आ चुका है। ऐसा नहीं, हम तो एक हफ्ते से सोए ही नहीं थे। सोए नहीं थे। और इधर देखो खड़े हैं, मैं पूछना चाहूंगा, आप विशु को क्या लगते हैं जी?
चाची। चाची के तो वैसे भी चाव में बड़ा वो होगा प्यार छिपा हुआ। क्या कहना चाहोगे विशु, जब आपके अच्छा लगा विशु घर पर आ गया, हमें बहुत अच्छा फील हो रहा था उस टाइम। और डेली कॉल करके पूछना विशु कैसा है, कहाँ है, अभी कुछ खाने को मिल रहा है नहीं मिल रहा है, सारी चीज़ें उसने फेस करी है, तो काफ़ी टेंशन हो रही थी। जैसे ही यूक्रेन के अंदर शांति स्थापित होगी, क्या विशु को आप दोबारा से भेजने के लिए तैयार हैं? अभी कुछ टाइम तक तो नहीं चाहिए। अभी कुछ टाइम तक तो नहीं। और जब मैंने इनसे जानना चाहा कि जैसे ही शांत माहौल होगा क्या विशु को भेजे, तो वो कह रहे कि अभी तो अपनी स्टडी तो पूरी करनी ही है। धन्यवाद जी देखो आपका। कैसे होता है वो।